अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एहतसाब का नारा हमेशा से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। 90 की दहाई के अंदर जो हुकूमतें बनाई और गिराई जाती थी, उनके जाने के अंदर एक इल्ज़ाम जो सर फहरिस्त होता था वो करप्शन होता था। और करप्शन के ख़ात्मे के लिए कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को जेल डाला, कभी पूरी काबीना के ऊपर इल्ज़ाम आए, प्राइवेटाइजेशन हुई तो उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे। कोई एक काम हमने सीधे तरीके से करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ना हम इकॉनमी ठीक कर सके। ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम था, उसका हमने बेड़ागर्क कर दिया और पोलिटिकल स्ट्रक्चर को तो तबाह कर ही दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हुई? मेरा अंदाज़ा यह है कि करप्शन का रेट बढ़ जाता है हर एक नए इकदाम के बाद, क्योंकि जो नया सेटअप आता है उसके नतीजे में भी शफाफियत लाना या ट्रांसपेरेंसी करना ये कभी ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि पहले से ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। पहले किसी का काम 100 में चलता है तो एक नए इकदाम के बाद 500 में चलने लग जाता है, फिर 1000 में चलने लग जाता है। करप्शन का रेट बढ़ने से फ़ायदा उन लोगों का होता है जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए आते हैं, उनकी कमाइयाँ और बढ़ जाती हैं। तो हमें बहसियत कौम फैसला करना चाहिए कि हमें करप्शन का ख़ात्मा करना है, जो यकीनन करना चाहिए। क्या टॉप लेवल पॉलिटिकल करप्शन है सिर्फ पॉलिटिकल करप्शन नहीं है, बल्कि इवन जुडिशरी के अंदर करप्शन मौजूद है। और आप चले जाएँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो उसके अंदर इल्ज़ाम आते हैं, आप चले जाएँ मीडिया के अंदर तो बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, छोटे इल्ज़ाम भी नहीं है। तो हमें सारों को मिलकर कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कुछ ऐसा रास्ता अपनाएं कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी और थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को गामज़न करने की कोशिश की जाए। 90 की दहाई के अंदर मिड 90s में भी शायद लगारी साहब का वो सेटअप था, अभी केयर टेकर सेटअप चल रहा था, उस वक्त भी अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम बनाया गया। फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ गई तो नवाज़ शरीफ की हुकूमत में सैफुर रहमान साहब को एहतसाब सेल की सरबराही पर तैनात किया गया। सियासी मुखालफिन को पकड़ा उसने और कुछ नहीं किया। जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया तो नैब बनाई गई। नैब ने नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन दोनों के ख़िलाफ़ इक़दाम शुरू कर दिए और पर्पज़ यही था कि इन दोनों को इक़्तिदार से और सियासत से बाहर रखना है। और अल्टीमेटली नैब उस काम के अंदर कामयाब हो गई। दोनों पाकिस्तान से बाहर भेज दिए गए, एक को सऊदी अरब भेज दिया, दूसरे को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं थी। और फिर क्या किया उन्होंने, फिर इलेक्शन हुए 2002 के और उसके नतीजे में काफ लीग जो किंग्स पार्टी कहलाती थी उसको अक्सरियत नहीं मिली। तो फिर पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ने के लिए सबसे पहले उसी नैब ने जो करप्शन के खात्मे के लिए बनाई गई थी, उसने सबसे पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज़ किया और पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई ताकि काफ लीग को सहारा दिया जा सके। उन लोगों को नैबज़ादे कहा जाता था। जनरल मुशर्रफ ने खुद ही नैब बनाई और उसी नैब से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का काम किया और तब से आज तक सब ने उसका यही इस्तेमाल किया, इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं किया। नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी हो तो नैब से काम लिया गया। इमरान खान ने जितना गुस्सा निकालना था अपोजिशन पे, सबसे ज़्यादा काम इमरान ने नैब से लिया। और बाद में उन्होंने कहा कि ये जनरल मुशर्रफ के मातहत थी, हालांकि वो अमेरिका से लेकर कोई माची के में जाके तकरीर करने भी गए होंगे तो वहाँ उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि एक एक को मूँछों से पकड़ के अंदर कर दूंगा, पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। और लूटी हुई दौलत वापस आई 190 मिलियन पाउंड की। तो फिर इमरान खान को पता नहीं क्या हुआ कि वही 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक को देकर आराम से घर जाके सो गए। तो बहुत सारी ऐसी कंट्राडिक्शन मौजूद है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। नवाज़ शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ यही कुछ करते रहे, पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ यही कुछ करती रही। जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने इन दोनों के ख़िलाफ़ किया, इमरान खान आए, उसने इन दोनों के ख़िलाफ़ किया, अब ये सारे मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो क्या इसका कहीं अंजाम होगा या पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचाते रहेंगे, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब तरामीम का केस है। नैब तरामीम पीडीएम की हुकूमत ने की और पीडीएम की हुकूमत वैसे तो पार्लियामान जो भी बाख्तियार है करना चाहे कर ले, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साबित हो रहा हो, ये साबित हो रहा हो कि शहबाज शरीफ या उसके कलीदी वज़रा जो थे या पीपल्स पार्टी उसकी जो हलीफ जमात थी उनके ख़िलाफ़ ऐसे पर्सन स्पेसिफिक केसेस थे और ऐसी तरामीम लाई गई कि जिसके नतीजे में वो लोग बेनिफिशरी के तौर पर सामने आते हैं, तो फिर ये मेरे ज़ाती राय में एज ए जर्नलिस्ट मैं इसको कहूँगा कि ये इससे ज़्यादा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। वैसे पार्लियामान तो बाख्तियार है, लेकिन अपने ही केसेस माफ़ कराने के लिए तरमीम कर रही हो तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आएगा, फिर वो इख्तियार उसका सलब हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा। अगर वो आंखें इससे बंद करके, इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली इशू से आंखें बंद करके फ़ैसला करेंगे तो गलत फ़ैसला होगा, और आंखें खोल के फ़ैसला करेंगे तो फिर कुछ फ़ैसला और आएगा। ये आने वाले दिन ही फ़ैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ झुकाव उसका रहता है, क्योंकि आज वाली बहस के अंदर मुझे ज़्यादा ज़ोर इस बात के ऊपर लगता था कि जजेस ये कह रहे हैं कि पार्लियामान का इख्तियार है, जो यकीनन है, लेकिन क्या एक शख्स जिसके अपने ऊपर इल्ज़ाम ये हो कि 26 अरब का केस उसका FIA में चल रहा है, या आसिफ जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स के केसेस चल रहे हैं, या उनके कुछ ऐसे वज़रा हैं जिनके ऊपर फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज, ये जो स्कीमों वीमो हाउसिंग स्कीमों के अंदर केसेस बन जाते हैं, वो वाला मामला है, या 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन वाला, नीचे वाला करप्शन का मामला है, उसको हमने तरमीम कर दी कि 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन नैब में नहीं जाएगी। अगर ये कुछ वज़रा या उसकी हलीफ जमातों के साथियों के ऊपर कुछ बेनिफिशरी के तौर पर नाम सामने आए तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा।
जाएगा, फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय बदल के देनी पड़ेगी। आज जो इंटरेक्शन हुआ जहाँ इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए जजेस के साथ बात की और ये सुप्रीम कोर्ट शायद लाइव दिखा देती तो हर्ज कोई नहीं था, बहुत अच्छा होता कि पाकिस्तानी कौम को भी पता चलता कि जजेस क्या कह रहे हैं और उधर से इमरान खान की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जो सवाल जवाब हुए आपस में वो कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। इसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल ने कहा आप क्या कहते हैं, पार्लियामान तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती? तो इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान का तो एलिगेशन यही है कि ये लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इन्होंने फॉर्म 45 और 46 47 के अंदर डिस्टॉर्शन टेम्परिंग करके तो उससे इंतखाबी नताइज बदले हैं। जेल में हूँ, तरमीम बहाली से मेरी आसानी तो हो जाएगी लेकिन मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा, ये इमरान ने कहा। जेल में जाकर तो मज़ीद मेजोरिटी आई। जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल्ला लगा हुआ, ये इमरान खान का इल्ज़ाम है, बड़ा सीरियस चार्ज है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लगा रहे हैं कि गैर एलानिया मार्शल्ला लगा हुआ है। मैंने पूरी इसकी प्रोसीडिंग सुनी नहीं है क्योंकि लाइव आज नहीं थी, अगर लाइव होती तो शायद जजेस को पूछना चाहिए था कि मार्शल्ला लगा हुआ है तो उसकी नौयत क्या है, क्योंकि मार्शल्ला के कुछ इक़दाम ऐसे होते हैं जो अदलिया के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। मालूम नहीं है जजेस ने ये क्वेश्चन आगे से किया या नहीं किया। इमरान खान आपकी बातें मुझे खौफज़दा करी, जस्टिस मंदोखेल ये कह रहे हैं हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जस्टिस मंदोखेल बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये जस्टिस मंदोखेल ने नहीं दी, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दी, शायद जस्टिस सत्तर ने भी इसके ऊपर कुछ बातें की। ये इमरान के लिए वो सियासी मशवरा है जो अगर उसका कोई खैर अंदेश है तो उसको सबसे पहले जाके उसके कान में डालना चाहिए, लेकिन शायद इमरान इस बात को सुनने पे या उस बात की रवादारी के लिए तैयार ही नहीं है। जब सियासतदान आपस में बैठते हैं ना तो फिर बहुत सारे नैब तरामीम हो या गैर एलानिया मार्शल्ला हो, उसका रास्ता निकलता है, हल निकलता है उसका। लेकिन इमरान खान कहें कि मैं ही वाहिद जो सारे मसाइल का हल है, बाकी सारे चोर डाकू हैं, तो फिर मसाइल का हल नहीं है। खान साहब को इससे आगे चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो हल नहीं निकलेगा, फिर मसाइल ही बढ़ेंगे। इसके आगे जस्टिस मंदोखेल ने वही बात किया जिसकी तरफ मैं अभी इशारा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक है, पहले आग बुझाते हैं। तो इमरान खान को जस्टिस मंदोखेल की बात आई होप के समझ आ गई होगी। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। जस्टिस अतरमनल्ला दिल से बात करूं तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हम तो आपकी तरफ उम्मीद लगा के अदलिया की तरफ बैठे हुए हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। जस्टिस मंदोखेल हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे मगर आपको रोक नहीं रहे। चीफ जस्टिस मुज़ाकरात से कई चीज़ों का हल निकलता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इमरान खान को मशवरा दिया और बिल्कुल सही मशवरा दिया। उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सियासी जमातों को इस बात के ऊपर कायल किया जाए कि मसाइल का हल बातचीत से निकालें। अगर ये कहें कि हम तो जाके सिर्फ फ़ौज से ही बात करेंगे जो इमरान खान कह रहे हैं तो फिर ये गैर सियासी बात है। और अगर PDM का टाइप स्ट्रक्चर जो फ़ौज के बलबूते के ऊपर इक़दार में आ जाए तो वो भी यही कहेगा हम तो उनकी वजह से हमें इमरान से बात करने की क्या ज़रूरत है, फिर ये नॉन स्टार्टर होगा और कभी मसाइल का हल नहीं हमें देगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं शुएब शाहीन तहरीक साहब से और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं मुस्लिम लीग नवाज से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शुएब साहब, आज जजेस ने जो इंटरेक्शन किया है उसके अंदर बड़ा ज़ोर था इस बात के ऊपर, पहले ये बातचीत वाला इशू डिस्कस कर रहे हैं कि बातचीत से मसाइल हल किए जाए। आपने सुना है वहाँ कोर्ट में गए थे, आप प्रोसीडिंग सुनी आप? नहीं, आज मैं नहीं सुन सका, मेरे अपने केसेस लगे हुए थे इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट में भी, तो फॉर दैट पर्पज़ में नहीं जा सका, हमारे वो हल्के वाले। लेकिन बड़ा क्लियरली जजेस की ऑब्जर्वेशन सही ऑब्जर्वेशन जायज़। ये मैं आपको एक गुजारिश करूँ नदीम साहब, जब पिछले साल बंदयाल साहब ने ये कहा था कि जाएं मुज़ाकरात के ज़रिए तारीख़ का तयन करें जजमेंट आने के बाद, आपको याद है ये सारे PDM की जमातों ने, आप इनके ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाओ कि ये कोई जिरगा है, ये इनको किसने इख्तियार दिया है कि ये कहें कि जाएं जी मुज़ाकरात करें, याद होगा आपको। लेकिन एक बात और है, जजेस अपना जो कंसीडर करते हैं उसमें गुफ्तगू करते हैं। अब मुझे नहीं पता किस हद तक रिपोर्टिंग आई है, किस कंटेक्स्ट के जवाब में उन्होंने कहा है। बातचीत का रास्ता कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मगर बात यह है कि इनके कोई CBM ऐसे हैं, कोई इनके हालात वाक़यात या कोई एतमाद साजी ऐसी है, कोई बातचीत के लिए इमरान खान साहब कहें हाँ जी हमारे राज़ी हूँ। जो हालात हैं आपके सामने, रोज़ बरोज़ नए मुकदमे, रोज़ बरोज़ आप एक पार्टी के सरबराह को और PTI के वर्कर्स को उठा के तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो अज़हर मशवानी के दोनों प्रोफेसर्स भाइयों को उठा लिया गया। आप कोई तरीका आलिया को, सनम को, उन लोगों को जिस तरह उठाया गया ने क्या FIA वालों को ये बताई है बात कि अज़हर मशवानी और एक और साहब हैं
जिब्रान इलियास, वो दोनों इमरान खान के अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने, नॉलेज में नहीं है मेरी बात, कल से नहीं हो सकती ये खबर बैरिस्टर गौहर का जो वहाँ सवाल जवाब हुआ है, ये मीडिया की पब्लिश न्यूज़ है, कोई डिनाइल नहीं है, इसका मतलब उन्होंने बात मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि किसी के भाई प्रोफेसर। मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, मतलब कोई बात ये है लीगल काम को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ये बैरिस्टर गौहर को एट्रीब्यूट किया गया कि अजहर मिशवानी और वो उसने कोई बात की हो, मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरे आप मीडिया की खबर होगी, मैंने गौर साहब से बात नहीं की, ना ही मैं मेरे नॉलेज से ये गुजरी है। लेकिन देखें, इमरान खान ने कहा आज अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। मैं 4 बातें आपसे गुजारिश करता हूँ। मार्शल लॉ में आइन मुअत्तल नहीं, आप मार्शल लॉ में आने से पहले बातचीत वाले सवाल को क्यों उठा रहे हैं? बातचीत के सवाल का मैं आपकी बात प्री कंडीशन है कि हम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम से बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बात वो 3 जमातें इक़्तिदार में है, तो इसका मतलब है कि आप स्वाय फौज से किसी से बात ही नहीं करना चाहते। हम इनसे इसलिए बात नहीं करते कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये 17 सीटों वालों को एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार में ला के बैठा दिया। आप आगे नहीं बढ़ सकते इस तरीके से। ठीक है, हम बैठे हुए इंतजार करिए जिस दिन आर्मी चीफ आपको बुला ले, और वो नहीं, हम आर्मी चीफ से क्यों मिलेंगे? आप तो हम ये कहते हैं, देखें, हम ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है, हम घर के मालिक से बात करेंगे, आप ये कहते हैं कि हम तमाम स्टेक होल्डर से बात करना चाहते हैं, बट for the purposes of securing the mandate given by the public at large। हमारा फॉर्म 47 का आज जुडिशल कमीशन बनाए, कल हम बैठते हैं। आज जो इनका तर्ज अमल है, हम इनके ज़रिए जाकर पहले इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करें, फिर इनको कहें जी मेहरबानी करें आप हमें हमारे मुकदमे ख़त्म करें। भाई हमने लड़ना है ना अदालतों से, हमें इंसाफ अदालतों से मिलेगा, हमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये तरीका जो कुछ ये कर रहे हैं, जिसने इक़्तिदार पे कब्जा भी किया हो ना, मार्शल लगा के जनरल मुशर्रफ बैठा हुआ था, तो सियासी कुव्वतें उससे भी मुज़ाकरात करके तो आइन बहाली का रास्ता ढूंढती हैं। आप तो कहते हैं कि नहीं बात ही करनी, ये गैर सियासी। आज रंजा साहब से भी आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो राय है, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस सतर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो तीनों इमरान को कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं, आग लगी हुई है घर में, जाके बातचीत करें। देखिए, बात यह है कि बातचीत करने वाली जो मिसाल आपने दी और फिर इन्होंने भी दी, देखें एट टाइम्स जो हालात मुल्क के बने हुए हैं इस वक्त, एग्जिस्टिंग जो हालात हैं, 9 मई के बाद जो हालात पैदा हुए, उसके बाद मज़ीद वो हालात, बल्कि 9 मई से माजी में चले जाएं, वो हालात 2013 के बाद जब पहली दफ़ा ज़हीरुल इस्लाम साहब और इन लोगों ने जो लंदन प्लान तैयार किया, उसके बाद से लेके आज तक एक मुस्तहकम मजबूत जमहूरी सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल क्रैक किया। फिर उसके बाद एक क़ुव्वत को रास्ता दिया गया, फिर वो क़ुव्वत कौन थी? तहरीक इंसाफ। फिर वो किस तरीके से RTS को बैठा के हुकूमत में आई, फिर हुकूमत में आके घूमती वसाइल को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करके उन्होंने फिर आगे से अपनी पार्टी का और अपना मैंडेट जो था उसके बीच में उन्होंने जो उन्होंने किया वो प्लस माइनस जो भी हुआ वो आपके सामने आया। उसके बाद 9 मई हो गया, उसके बाद फिर आगे से इंतखाबात हुए, फिर सड़कों के ऊपर, फिर एहतजाज, फिर बात नहीं करूँगा। मतलब ये रवैया जो है, ये रवैया कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान को अगर आप देखें अगर कोई कहता है कि ये किसकी पैदावार हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो आप जनरल पाशा की पैदावार हैं, आप उनके बाद ज़हीरुल इस्लाम की पैदावार हैं, आप बाजवा की पैदावार हैं, आप फैज़ हमीद की पैदावार हैं, आप भी पैदावार है ना। अगर आपको आज इस पोजीशन में इस पैदावार के ज़रिए आज आपकी फसल पकी खड़ी है, तो फिर आप किस मुँह से दूसरों को लेक्चर दे सकते हैं? अगर आपने लेक्चर देना है किसी को तो पहले अपना दामन देखें ना कि आपका दामन साफ़ है कि नहीं है। अगर आपका दामन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता तो वाकई आप असूली बात करते, तो आपकी असूल वाली बात राजा साहब। लेकिन कुछ बातों के अंदर तो आपको PTI को स्पेस देनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की हैं, तो वो आपसे सही शिकायत करते हैं। आप हर रोज़ एक नया केस खोल देते हैं। डॉक्टर यास्मीन का मामला है, वहाँ नरमी दिखा सकते थे। वो 2 ख़वातीन वो सरगोदा वाली जेल से रिहा हुई हैं, तो वहाँ पुलिस गुजरांवाला वाली पकड़ने चली गई है, आप वहाँ नरमी कर सकते थे। ये वो चीज़ें थी जो एग्जीक्यूटिव की इख्तियार में आती थी, वहाँ थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके स्पेस दे सकते थे। आप वो कोशिश नहीं करते, मालूम नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं है ये। नदीम साहब, मैं बड़ी क्विकली आपको जवाब दूँ। देखिए, हमारी कंटेंशन जो है, अगर हम एक कहें कि आर्मी चीफ मेरी बीवी को जहर दे रहा है, अगर आप ये कहें कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ ज़िम्मेदार होगा, उसके साथ साथ आपने 9 मई का वाक़या किया, तो हालात कौन ख़राब कर रहा है? हालात कौन ख़राब कर रहा है? हालात खुद ये ख़राब कर रहे हैं, अपने किए कि ये खुद ज़िम्मेदार हैं।
ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर की बात करते हैं, लेकिन अपने बयानात और अपनी जो बातें और गुफ्तगू जो है, जिस तरीके से ये अटैक करते हैं सारी चीज़ों पे, तो उसके बीच में आप मुझे बताएं कि जो मुद्दई है का, अगर मुद्दई को मुल्ज़िम गालियाँ देना शुरू कर दे तो मुद्दई क्या सुलह करेगा? अगर बीच में कोई तीसरी कुव्वत करदार भी अदा करना चाहे कि मैं सुलह करवा दूं, लेकिन क्या वो तीसरी कुव्वत कामयाब हो सकती है कि अगर मुल्ज़िम जो है वो मुद्दई के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाता रहे? 9 मई का वाक़या करने के बाद खान साहब को कुछ एहसास होना चाहिए था कि मैंने अपने फ़ौज की तनसीबात पे हमला करवाया, लोगों को वर्गला के उकसा के, तो मैं कोई का हाथ हौला रखूँ? हाथ हौला रखने के बजाय उन्होंने और मसाला तेज़ कर दिया। अब वो अगर और मसाला तेज़ कर रहे हैं तो फिर हमें ये बताया कि हम उसके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अगर ये कुछ स्लो डाउन करें तो यकीनन हम बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसके लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल। मुझे लगता है हुकूमत वाले बाज़ मामलात की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने के लिए, कुछ करने के लिए शायद उनके पास स्पेस नहीं है या वो आमादा नहीं है, क्योंकि ये जैसे ख़वातीन का मैंने सवाल था तो रांझा साहब ने उसको एड्रेस नहीं किया, बाकी सारी बातें कर ली। मालूम नहीं है कि वहाँ इनका क्या है। पूछता हूँ, क्या आप आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन हैं? क्या आपकी मरियम नवाज़ जो हारी हुई है वो जाकर इक़्तिदार पे काबिज़ है, या 17 सीटों के साथ आप यहाँ इक़्तिदार पे काबिज़ हैं? क्या आप आर्मी चीफ के वजह से आप जा कर के इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बना रहे? बात यह है कि अगर मुकदमा बनाना है बनाएं ना, सामने लाएं। अगर किसी को एक ख़तरा है किसी भी शख्सियत से, ये काजी फाइज़ साहब का हुक्म है कि जनाब आपको किसी पर्सनालिटी से, किसी एक शख्स से कोई प्रॉब्लम है, आप उसका नाम लेके बात करें, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। अच्छा, आप आगे आएँ, मुझे बताएं ज़ियाउल हक़ की पैदावार कौन है? भाई हमें तो आप बात कर रहे हो, आप बताएं। आप कहते हो कि 2018 का इलेक्शन गलत था, हमने तो पार्लिमानी कमेटी बनाई, आपके पास 16 महीने थे, आपने कोई जुडिशल कमीशन बनाया। आज हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे सिर्फ एक मुतालबा, अच्छा उस वक्त भी कितने लोग फॉर्म 45 लेकर आए थे? आज हम आपसे सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं, आए जुडिशल कमीशन बनाएं। आपने जो बात की, मुझे बताएं सनम जावेद और आलिया हमजा, उन बेचारियों का क्या कसूर है? लाहौर में उन्होंने अगर एहतजाज किया, एक ही गाड़ी में खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास जा रही है, हमारी MNA को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के एक दिन में फारिग कर दिया। ये 9 मई है, और 9 मई का जवाब तो अवाम ने दे दिया है। अगर हम 9 मई वाले होते तो 8 फरवरी को हमें ये वोट मिलता। 9 मई का अच्छा इक़दाम नहीं था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। देखिए बैड पॉलिटिक्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट पे स्टॉर्मिंग का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, 9 मई की भी कोई जस्टिफिकेशन। साहब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बनाएं जुडिशल कमीशन। अच्छा, IG कह रहा है कि डॉक्टर मुराद राज सबसे बड़ा मुजरिम है, क्यों जेल में वो नहीं है? क्यों मियां महमूद रशीद बीमारी के बावजूद जेल में है? क्यों एजाज जो है ना, हमारा सेनेटर एजाज जेल में है? इसलिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दूध का दूल्हा हो गया। ये कौन सा 9 मई है? आपने किंग्स पार्टियां बनाई, एक दिन भी जेल में नहीं भेजा उनको, आकर के उठा करके आपने साफ सुथरा पाक साफ करके बैठा दिया। ये आपने अगर पोलिटिसाइज करने और पार्टियां बनाने, किंग्स पार्टियां बनाने के लिए इसको बतौर टूल इस्तेमाल करना है तो फिर हम नहीं मानते ऐसे 9 मई को। आप आएँ, आज भी जुडिशल कमीशन बनाएं, जिसके ऊपर जुर्म साबित हो आप प्रोसीड करें। लेकिन ये नहीं हो सकता 9 मई का आप ड्रामा रचाएं। 9 मई के खालिक वही हैं। ये 9 मई ड्रामा नहीं है, 9 मई में आपके लोग कैमरास के अंदर ड्रामे के खालिक ये PDM और एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इनको फायदा था, ये इलेक्शन से भाग रहे थे। और उसके नतीजे में क्या किया? उसके नतीजे में 9 फरवरी को जिसने ये सब कुछ, 9 मई को आप लोगों को घरों से उठा के नहीं लेके गया, आप लोग खुद चल के गए नदीम साहब, आप लोग चल के गए। नदीम साहब, एक है एहतजाज करना, एक है जलाओ घिराव करना। हम क्या है? हमने नहीं कहा हमारे किसी बंदे को छोड़ दें, हमने कहा आए जुडिशल कमीशन बनाएं, जो इसमें मुलविस पाया जाए कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। लेकिन ये तो नहीं ना जो एक्चुअल आपके मुताबिक सबसे बड़े मुजरिम है, आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दूध के दूल्हे फरिश्ते बन गए हैं। आप 9 मई के ड्रामे को आप बंद करें, आप आए कानून के मुताबिक चलें, जुडिशल कमीशन चलाएं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बनाएं। क्योंकि अगर एविडेंस से सारा कुछ नजर आता है तो इन लोगों को खुल के सामने नजर आ जाएगा जिसका बोला। बात ये इतने अफसोस का मकाम है कि ये 9 मई को ड्रामा कह रहे हैं। इतने अफसोस का मकाम है कि ये 9 मई करने के बाद आज भी ये अपना जुर्म जो है उसको बड़े चौड़े सीने के साथ कह रहे हैं कि हाँ किया है, तो हमने जवाब भी दे दिया 8 फरवरी को। कितने अफसोस के साथ मैं ये सुन रहा हूँ कि इनको अपनी गलती का और किए के ऊपर थोड़ी सी भी पशेमानी नहीं है कि हमने 9 मई किया है, और बिल्कुल उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं और कह रहे हैं जी बिल्कुल किया है। देखिए, जब ये रवैया होगा, जब ये तरीक़ाकार होगा, तो फिर कहाँ से इनके साथ मुज़ाकरात होंगे, कहाँ से इनके साथ नरमी पैदा होगी, कौन इनके साथ नरमी पैदा करेगा? जब आप सारा कुछ करने के बाद कहें कि हमने जुडिशल कमीशन बनाना है लेकिन हमने किया है, और बात रहेगी जुडिशल कमीशन की,
मैं इनसे एक बात करूंगा, फिर 2013 वाले धरनों का भी जुडिशल कमीशन बनाएं। कमीशन बनाना है तो फिर सारा बनाएं कमीशन, तो ऑलरेडी कमीशन बनाना है तो फिर ये सारी चीज़ों का कमीशन बनाएं। आप वो उन चीज़ों का भी कमीशन बनाएं जहाँ से आपकी पैदाइश हुई है, हमने तो वहाँ का भी आप कमीशन बनाएं कि जहाँ से आपने पार्लियामेंट पे हमला किया है, वहाँ का भी कमीशन बनाएं जहाँ पर आपने पीटीवी पे हमला किया है। थोड़ी सी हिम्मत करें, उन चीज़ों हिम्मत करें, सारी चीज़ों का कमीशन बनाएं, हिम्मत करे, बना देना सर। आप हुकूमत में हैं, आप इन सारी चीजों का और कमीशन बनाएं, आए इमरान खान ने कहा कि हम उसको वेलकम करेंगे। आप अपने टीओआर बना के ले आए, उसके बीच में ये मेंशन कर दें, मैं आपका कमीशन खुद बनवा दूँ। अगर आप 2013 से कमीशन बनाना शुरू करते हैं और वहां से देख करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने किस बंदे के साथ मिलकर क्या किया और आज मेरे ख्याल इसमें जायका नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? शुएब साहब आप बोले कि ठीक है, एग्री करें। आप फिर यहाँ से शुरू ना करें, आप फिर 98 से शुरू कर दें, जब से सुप्रीम कोर्ट यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। 2014 आप बना के ले आए, हम उसको ओके करेंगे। 2014 से शुरू अगर हमें करें कोई एतराज होगा तो हम आपसे बात करेंगे। ऐसे जबानी कलामी आप हवा में तीर ना चलाएं। हम तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बड़ी अच्छी बात है कर चुके हैं, हमारी एक साल से लगी नहीं है। आपको पता है 2014 का धरना और 9 मई दोनों के लिए इकट्ठे एग्री करें ना, आप करें। मैं एग्री कर रहा हूं। 2014 का धरना और 9 मई दोनों के ऊपर इत्तेफाक खान करें। साहब ने मेरी मौजूदगी में मीडिया को कहा, मैं एग्री करता हूं, बनाएं कि बिस्मिल्लाह। हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके हैं, एक साल से हमारी केस नहीं लगा। आप 14 ये जो 9 मई भी है और 2014 का धरना, दोनों के ऊपर इकट्ठा कमीशन बनाए ना, रोल तो पता चले कि किस एस्टेब्लिशमेंट के किरदार का मेरे क्या ख्याल रोल से था। मैं भी तो वकील हूँ, भाई भी वकील हैं, मेरा शुएब शाहीन साहब भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। हम दोनों यूँ करते हैं, हम दोनों एक पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ ये करें जी 14 वाले धरनों से शुरू करें, ये 9 मई पे करें। मैं कंसीड करता हूँ 9 मई की हमारी पिटीशन है, आप लगाएं 2014 की, इतराज नहीं। पिटीशन की क्या जरूरत है? आप खत लिखें, कल प्राइम मिनिस्टर कल खत लिखे, दोनों के ऊपर पाबंद है सुप्रीम कोर्ट बनाने की। अच्छा ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शुएब साहब, एक जो नुक्ता इमरान ने उठाया, मैं उस पर श्योर नहीं हूँ कि जजेज़ ने क्या सवाल जवाब किए कि गैर एलानिया मार्शल लॉ, इससे क्या मुराद है आपकी जमात की? देखिए, मार्शल लॉ में 3-4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आइन मुअत्तल होता है। आज प्रैक्टिकली आपका आइन मुअत्तल है। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी नहीं होती है, कानून एक मजाक और एक चंद शख्सियात के इर्द गिर्द घूमता है। आज एक्चुअली वही है, कानून का मजाक आपने देख लिया। 9 मई का बहुत कहा गया, शोर मचाया गया। एक ही गाड़ी में खदीजा शाह अंदलीब अब्बास जा रहे हैं, अंदलीब अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बाहर है। खदीजा शाह को 8 महीने लगे ज़मानत लेने में। लेकिन ना आइन मुअत्तल है, ना फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए। मैं सर आगे चलता हूँ ना, मैं आपको गुजारिश कर दूँ ना, फिर आप उसके बारे में। नंबर 3, वहाँ इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपके चंद ताकतवर लोग होते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा लिख के दिया है तमाम हाई कोर्ट्स और लॉर्ड जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे रास्ते में रुकावट हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और अगर हम उनकी बात न माने तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। चौथी बात होती है कि जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं होती। आज जमहूरियत एक तमाशा और ड्रामा बन के रह गया। 17 सीटों वालों को चीफ प्राइम मिनिस्टर और बाकी नीचे ये तो आपका इल्ज़ाम है ना? अच्छा, इल्ज़ाम को ये तो साबित होना है, मैं उससे आगे साबित चलता हूँ। मुझे बताएं, जब हनीफ अब्बासी ने उसको कहा, उसका जवाब काकड़ का क्या था कि फॉर्म 47 की बात करूँगा तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और सबसे बढ़कर माल ने कहा, हाँ जी मेरी आजो लीग दुरुस्त है, और मुझे पीपल्स पार्टी और PML माल ने कहा है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है और हमारा मैंडेट पता नहीं कि 50-60% या 70% जाली है। ये मुस्तफ़ा कमाल की बात कर रहा हूँ। कमरान टेसूरी ने भी आकर यही कहा। इनके अपने निसार चीमा ने उठ के, जो इनका MNA था, उसने कहा कि जी सुबह सवेरे आए मेरे पास, ही आए जी नोटिफिकेशन ले लें। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन रात को हार गया हूँ, मैं कैसे ले लूँ? तो बात यह है कि अच्छा आज आप देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, पिछले 2 महीने से इनको कह रहे हैं आप जवाब जमा कराएं, अपने फॉर्म 45 ले आएँ। पता है ये क्या भागते हुए कहाँ चले गए? इलेक्शन कमीशन के पास। जनाब वो जल्दी कर रहा है, हमसे फॉर्म मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है? आप ट्रिब्यूनल ही बदल दें। और ऑर्डिनेंस ये क्यों लाए हैं कि रिटायर्ड जज बना सकते हैं और विदाउट कंसल्टेशन?
ये सारा इनको ये तो नजर फिर आ रहा हुकूमत है। काम करी ना, आप हुकूमत से पूछें, हुकूमत को इल्जाम है। हुकूमत तो है ही नहीं, ये कठपुतली हैं, ये लेकिन मुसल्लत अगर किए गए रिटायर्ड हैं। जज वाला ऑर्डिनेंस जो है वो मेलाफाइडी है, तो ये तो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करवाया ना प्रेसिडेंट से। हुकूमत ने भी गलत किया है, मगर हुकूमत है किन की? अच्छा, दूसरी रांझा बात साहब, यह है कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल्ला, इसके पीछे इनको कराने वाला कौन है? रिटर्निंग अफसर से किसने काम कराए हैं? किसको नहीं पता? और किस पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने नहीं कहा कि वहाँ सारी एस्टेब्लिशमेंट ने बैठ के तो ये सारी 2018 में भी ऐसे इल्जाम थे, अब सिर्फ उससे स्केल बहुत बड़ा हो गया। इल्जाम 2018 में भी थे। 2018 की मैं दो बातें करता हूँ। एक मिनट पहले रांझा साहब से जवाब लें। रांझा साहब, ये गैर एलानिया मार्शल लॉ, इसका इल्ज़ाम आज इमरान की तरफ से आया, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, गैर एलानिया मार्शल लॉ, अब अगर हम कहें कि जी गैर एलानिया मार्शल लॉ इस मुल्क में 2018 से भी लगा हुआ था, जिसमें लोगों को जेलों में रखा जा रहा था, काल कोठरियों में हेरोइन डाली जा रही थी, मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में, क्या वो गैर एलानिया मार्शल लॉ नहीं था? जब अपने आप पर गुजर रही है, जब अपने आप को सारा कुछ जो खुद किया माजी में, आज वही कैफियत जो है उसको वो गैर एलानिया मार्शल लॉ कह रहे हैं। और दूसरी मज़े की बात है, हमने तो 9 मई भी नहीं किया था। हम लोगों ने तो कोई ऐसा वाक़या नहीं किया था कि हमने कोई चढ़ दौड़े हूँ हम किसी अदारे की इमारत के ऊपर, हमें तो कोई ऐसा वाक़या नहीं किया था। हमारा तो सीधा सीधा इमरान खान हमें तो कह रहा था ना कि इनमें से जो कोई लीडरशिप बचनी नहीं चाहिए ताकि मेरा 2023 का इलेक्शन साफ़ हो। इन्होंने तो 9 मई किया हुआ हजूर, इन्होंने तो वो तबाही की है इस मुल्क की नौजवान नस्ल की, कि वो आबियारी जो आबियारी मतलब रॉ करना चाहती थी पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान की अवामों के ज़हनों में जहर डालना चाहती थी, वो उन्होंने डाल के और वो उन्होंने उसके जो असरात और नताइज 9 मई को दिखाए इस कौम को। और आज भी वो बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप जो हैं, वो सारे बेचारे जो हैं वो उस वर्गलाने की वजह से आज जेलों में बैठे हुए। देखिए ये कि अब ये इसको कहते हैं कि ये अगर ये तो एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है, तो ये फिर इनकी अपने हरकतें और इनके करतूत हैं जिसकी वजह से गैर एलानिया मार्शल लॉ है। इनके अपने करतूत हैं कि इन्होंने पेट्रोल बम और ये सारा कुछ लेके कुछ जो हकायक है ना वो हमें ज़हन में रहने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ना, जो यूट्यूबर्स जिनसे ये बहुत बाद में तंग हुए, उनको बाकायदा ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करने वाले भी हमारे वो दोस्त ही हैं, जो बाद में अब परेशान है बड़ा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ छपता है, सोशल मीडिया पर टेररिज्म हो रहा है। वो खुद उन्होंने ट्रेन किया था इस काम के लिए, अपोजिशन को चोर डाकू साबित करने के लिए। तो रांझा साहब, बाज़ काम नहीं करने चाहिए, जिस अदारे के नाम नहीं करने चाहिए। जी सर, इसीलिए तो नदीम साहब मैं 2014 से शुरू करवाता हूँ कि ये सारी सहूलतकारी जो है, बल्कि 2002 से ले जाएं आप। जब भी किसी भी जमहूरी लीडर के पास अगर जेल में डाला जाता था तो सबसे ज़्यादा भंगड़े कौन डालता था? सबसे ज़्यादा भंगड़े इमरान खान डालता था। जब भी कोई फ़ौजी इक़दाम होते थे, शेरवानी शलवा के कज़ाफ़ी स्टेडियम में वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल लेने कौन पहुँच गया था उस वक्त? वो तो लहदा बात है कि उस वक्त इतनी कोई एक सीट भी नहीं मिल सकी थी, तो इसलिए इसको वो नामुमकिन था इतना कुछ देना ओहदा शोदा। लेकिन हर जगह के ऊपर जिनके कंधों पे बैठ के, जिनकी जगह के, जिनकी वजह से, जिनके वसाइल को इस्तेमाल करके, और जिनकी ये वो जो आप कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग दी गई आज उसके नताइज हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, बल्कि मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि 9 मई में माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो ये होता है ना पसंद नापसंद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसको छोड़ दिया, उसने नहीं की तो उसको नहीं छोड़ा, ये ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल एक मेरिट के ऊपर 9 मई की इंक्वायरी करके जिसने 9 मई में हिस्सा डाला है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है चाहे वो नहीं कर चुका, आप उसका सजा जदा का निज़ाम करें। तब आने वाले वक्त में जो 2014 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, ऐसी चीज़ें ख़त्म होंगी। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर 9 मई होगा, फिर ऐसे वाक़यात होंगे। तो इसलिए अगर आपने सजा देनी ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे शोएब साहब से इसका ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शोएब साहब, अगर इल्ज़ाम तराशी चलती रहे ना और एक दूसरे के ऊपर क्रॉस फायर होता रहे, फिर आगे बढ़ने का रास्ता कभी नहीं मिला करता। आगे बढ़ना है तो फिर बात करें। देखिए, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ तरीक़ाकार, कुछ कानून क्या होना चाहिए बताइए। देखें, सबसे पहली बात है, पूरी दुनिया आज इतराज़ कर रही है इस इलेक्शन 8 फरवरी के ऊपर। ये नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं। आप कोई इंटरनेशनल मीडिया आप उठाएं, आप नेशनल मीडिया आप उठाएं, आप इनके अपने नुमाइंदे अनवार काकड़, जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आया था ना, और किसी काम के लिए तो नहीं आया था। गंदम स्कैंडल में पैसे कमाने के लिए तो नहीं आया था ना। मोहसिन नकवी किस काम के लिए आया था? इलेक्शन कराने आया था ना। किसके लिए आया था? सिर्फ माल कमाने के लिए आए थे ये लोग।
बात यह है कि अगर इनकी बोनाफाइडी है, एटलीस्ट बोनाफाइडली, जैसे आपने कहा महमूद रशीद का ऑपरेशन हुआ, अभी उसके टांके खुलने थे, उनको उठा करके ले गए, उसको वो बीमार होकर गिर पड़ी यास्मीन राशिद, उसको हॉस्पिटल में एक दिन के लिए लाए, अगले दिन उठा करके वहाँ ले गए। आपने अच्छा 20-20 दफ़ा ज़मानतें हो चुकी हैं, आप उन लोगों के साथ जो कुछ जुल्म और बर्बरियत का माहौल क़ायम कर रखे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट दी वे। आप आज कहें जी आएँ, हम कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, आ जाएँ कानून के मुताबिक चलने। आज इलेक्शन ये यही कहते थे ना कि जाएँ जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल चले गए ना जी, सारे लोग चले गए। इनको ऑर्डिनेंस देने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, फिर दूसरा ऑर्डिनेंस, ख़ुद इस बात का नैब लॉ में अपना क्रेडिट लेते हैं कि जनाब हमने 14 दिन कर लिया, और इसको हमने चैलेंज भी नहीं किया कि 14 दिन रीज़नेबल बात है कि जब तमाम मर्डर दहशतगर्द के लिए 14 दिन है रिमांड, तो इसमें क्यों? क्या हुआ? आपने पिछले साल इन्होंने 30 दिन किया था ऑर्डिनेंस के ज़रिए जब इमरान खान को उठाया, आज 40 दिन किया, चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब के ज़रिए और मुकदमात बनाने जा रहे हैं। अब अगर आपका ये तर्ज़ अमल है और ऊपर से ये कहें कि जी हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, फिर आप बताएं, और ये झूठे लोग हैं, हमें इन पर ट्रस्ट इसलिए भी नहीं है। आप मुझे बताएं, पूरा ये साल कहते रहे तोड़ें जी अपनी 2 हुकूमतें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। हमने इनको कहा था नैब वाला इशू रांझा साहब बड़ा सीरियस मैटर है, आपको भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। अभी आपने केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने 40 दिन बढ़ा दिए, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि आप एक मैसेज देना चाहते थे अपने सियासी हरीफ को, इमरान खान को, कि एक नया मुकदमा खोल के तुझे 2-4 महीने भी और इस केस में अंदर रखेंगे। तो इसके अलावा भी तरीकाकार हो सकता था। देखिए, बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि ऐसे हालातों वाक़यात पैदा हो गए और हो रहे हैं जहाँ पे इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, और ये जो टकराव का माहौल पैदा हो गया है अदारों के बीच में, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अगर सही मेरिट पे केसेस के फ़ैसले हों इंसाफ के ऐन मुताबिक, तो फिर ये चीज़ें शायद ना हों। और वैसे मज़े की बात आपको बताऊं कि ये जो तरामीम इमरान खान साहब ने चैलेंज की हैं, ये जिस बिल की ज़ेरे असर ये तरामीम हुई हैं, वो बिल भी इमरान खान साहब खुद ही लेकर आए थे। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब का, या ये उस वक़्त शायद इनका था बिल, जो मैं भी उस वक़्त था वहाँ पे कमेटी का मेंबर था, जिसमें ये लेकर आए थे, और उस वक़्त हम इसकी मुखालफत कर रहे थे। और जब ये कानून साजी की गई, उस वक़्त मकसद ही ये था कि जो अब हमारे चीज़ें हैं, जो इनके लोगों के मुतालिक जो करप्शन और ये चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर उसमें काफ़ी गुंजाइश दी जाए। और आप देखिए, जब कानून साजी है तो उस वक़्त कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उसके बाद जब देखा कि अब सज़ाएँ नहीं हो रही जो वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून की जो टॉप टियर है, क्योंकि प्रोग्राम यही था कि जो असेंबली की अगली 2 लाइनें हैं, 2 रोज़ हैं, फर्स्ट 2 रोज़, उसमें से कोई भी बंदा जो है वो ना बचे, वो सारे के सारे या डिस्क्वालीफाई हो जाएँ और उनके मुकदमात जो है स्पीडी कोर्ट्स के थ्रू नैब के ज़रिए उनको सज़ाएँ दे दी जाएँ। लेकिन जब ये चीज़ पूरी नहीं हुई, तो फिर वही तरमीम जो कि खुद पेश की जा रही थी और जो फिर रिलीफ नहीं हासिल हो सका, इन्होंने दोबारा से रांझा साहब टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया। दोनों सियासी जमातें अगर एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते रहे ना कि तुमने 2017 में, 18 में या 19 में ये किया था, मैंने 2024 में ये किया, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जजों ने भी आज वही बात कही है जो हम प्रोग्रामों में पिछले कई महीनों से आपको दोनों जमातों को इस्तदा करते हैं कि एक दूसरे से बात करें, नहीं तो इस सारे का नुकसान ये होगा कि कोई और आएगा और वो डिक्टेट करेगा और आप सारे लोग खसारे में रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। शुएब साहब, मोहसिन शाहनवाज, रांझा साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।